हमारे यहाँ रिलेशनशिप्स क्यों अच्छे नहीं हैं? क्योंकि रिलेशनशिप में हर कोई कंट्रोल करना चाहता है। दो किस्म का कंट्रोल होता है, एक होता है इमोशनल कंट्रोल और एक होता है रिसोर्सेज का, यानी कि फाइनेंशियल कंट्रोल। और इधर हर बंदा इन दोनों चीजों को कंट्रोल करना चाहता है। हर कोई जब रिश्ते में आप कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो वो होते हैं बेहतरीन रिलेशनशिप। और जहां पर सी कंट्रोल वाला सी होता है ना, तो वहां पर सिर्फ जंग चलती है। वहां पर 48 लॉज ऑफ पावर चल रहे होते हैं कि मैंने कैसे मैनिपुलेट करना है। दोस्तों, मुझे एक ईमेल आई जिसमें एक जनाब ने मुझे कहा कि उनके किसी दोस्त ने अपने बेटे की शादी करवाई गरीब रिश्तेदारों में, और उनका ये मानना था कि चलो गरीब घराने की लड़की है और वो बड़े शुक्रगुजार होंगे उनके कि उन्होंने उस लड़की को इस काबिल समझा कि स्टेटस ऊंचा होने के बावजूद उसका रिश्ता मांगा और अपने बेटे की शादी करवाई। लेकिन उन जनाब का कहना था कि जो लोग हैं उनका रवैया दुरुस्त नहीं है, लड़की का रवैया दुरुस्त नहीं है। जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी लड़के वालों की कि वो शुक्रगुजार होंगे, वो एहसानमंद होंगे कि उन्होंने इतने बड़े स्टेटस डिफरेंस के बावजूद उस लड़की को अपने घर की बहू बनाया, लेकिन वो लोग कोई एहसानमंद नहीं है, बल्कि उल्टा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बड़े मसले मसाइल हैं उनकी शादी में। और वो जो लड़की हैं बज़ाहिर तो वो अपने शौहर से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन चूंकि इन तमाम तर लड़ाई झगड़ों में वो भी अक्सर बहुत ज़्यादा सीख पा हो जाती हैं और अक्सर डिवोर्स की मांग करती हैं, और ये बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। तो उन जनाब ने मुझसे पूछा कि मैडम आप क्या कहेंगी, कोई नफ्सियाती मसला है, इसमें कोई साइकोलॉजिकल इशू है उस लड़की के साथ, या उस लड़की के घर वालों के साथ ही क्या प्रॉब्लम है, ये क्या सीन है? और उन्होंने मुझसे कहा कि आपके पास कोई इसका सोल्यूशन है तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि जो दो ख़ानदान हैं वो इस तरह से जो इश्यूज हैं उनसे गुजर कर कोई ऐसा फैसला ना ले जो दोनों के लिए नुकसानदेह हो। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, तो मैं कहूँगी कि यहाँ पर सिर्फ नफ्सियाती मसला नहीं है, ये माशरती मसला भी है, सोशल इशू भी है। शादी में जो हमारे यहाँ पर हमारा जो कल्चर है, हमारा जो माशरा है, तो शादी साइकोलॉजिकल इशू तो बाद में बनता है, पहले ये सोशल इशू है। हमारे यहाँ पर जो बड़े बूढ़े हैं ना, वो कहते हैं कि जो दोस्ती हो और जो रिश्तेदारी हो ना, वो बराबर वालों में करनी चाहिए। ये जो स्टेटस है ये बहुत अहमियत रखता है। आपका स्टेटस आपकी ज़िंदगी, आपके लाइफस्टाइल, आपकी साइकोलॉजी पर ना बहुत असरअंदाज होता है। जब दो लोगों के स्टेटस में फ़र्क होता है ना, उनकी फाइनेंशियल हालत में, उनकी माली हालत में फ़र्क होता है, तो उन लोगों की सोच में, उनके तजुर्बात में और उनकी नफ्सियात में और उनकी जो हकीकत है, उनकी जो रियलिटी है जिसको उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है, उसमें बहुत वाज़ेह फ़र्क होता है। अब देखिए, यहाँ पर ना अमीर भी दो किस्म के होते हैं। एक वो अमीर होते हैं जो पैसों से अमीर होते हैं, और एक वो अमीर होते हैं जो सकाफत और शऊर के एतबार से अमीर होते हैं। अगर तो आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या जिनसे आप रिश्ता करने लगे हैं वो शऊरी एतबार से, कल्चर यानी कि सकाफत के एतबार से बहुत अमीर लोग हैं, बहुत तहजीब याफ्ता, वेल कल्चर्ड किस्म के लोग हैं, लेकिन माली एतबार से वो आपके लेवल के नहीं है, तो ऐसे लोगों से आप फिर भी, उनके साथ फिर भी आप चल सकते हैं, आपकी बन जाती है, क्योंकि उनके पास शऊर होता है ना, वो बड़े आगा लोग होते हैं, उनको तमीज़ होती है, उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। लेकिन जो स्टेटस प्रॉब्लम है, जो फाइनेंशियल कंडीशन का प्रॉब्लम है, ये बहुत मायने रखता है और ये हर जगह होता है। और हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है ना कि सब ना सही, लेकिन 99% अवाम अगर कभी अपने से नीचे माली हालत वाले तबके में शादी करती है, तो उसके पीछे वजह एक ही होती है, और वो है सामने वाला हमारा एहसानमंद रहेगा। और एहसानमंद रहने से क्या मुराद है कि मैं उसको कंट्रोल कर सकूंगा। हमारी जो कौम है ना, इसको एक बहुत ही बुरी और गंदी बीमारी है, और वो है कंट्रोल करने की। हमारे रिलेशनशिप्स क्यों अच्छे नहीं हैं? क्योंकि रिलेशनशिप में हर कोई कंट्रोल करना चाहता है। दो किस्म का कंट्रोल होता है, एक होता है इमोशनल कंट्रोल और एक होता है रिसोर्सेज का, यानी कि फाइनेंशियल कंट्रोल। और इधर हर बंदा इन दोनों चीजों को कंट्रोल करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि घर में उसकी इजारादारी हो। आप सब लोग आर्मी और जो भी बाकी के हमारे इदारे हैं, इनको गालियां देते हैं कि ये कंट्रोल कर रहे हैं पूरी मुल्क की सियासत को और डेमोक्रेसी नहीं आने दे रही। क्या आपके घरों में डेमोक्रेसी है? हर घर आर्मी का इदारा है, हर घर में एक जनरल कर्नल बैठा हुआ है और वो कंट्रोल करना चाहता है। सास बेटे को, बहू को कंट्रोल करना चाहती है, बहू भी रिसोर्सेस को और जो शौहर के साथ उसकी इमोशनल अटैचमेंट है वो उसको कंट्रोल करना चाहती है। यहां पर कम्युनिकेशन कहीं नहीं है।
यहाँ पर कंट्रोल है। 2 C होता है ना, कम्युनिकेशन और कंट्रोल। जब रिश्ते में आप कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो वो होते हैं बेहतरीन रिलेशनशिप। और जहां पर C, कंट्रोल वाला C होता है ना, तो वहां पर सिर्फ जंग चलती है। वहां पर 48 लॉज ऑफ पावर चल रहे होते हैं कि मैंने कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे कब्जा करना है, कैसे सब मेरी सुने, कैसे सब मेरी वाह वाह करे, मेरे एहसानमंद हो। तो अक्सर अपने से गरीब घर से लड़की लाने की वजह यही होती है कि वो आपसे गरीब है, कमजोर है, तो वो आपके एहसानमंद रहेगी। मतलब क्या? आपके कंट्रोल में रहेगी। अब यहीं पर तो आप लोग मार खा जाते हैं, यहीं पर तो आप लोग की अकल काम नहीं करती। याद रखें एक बात कि आप किसी भी इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते। कर लेंगे डर से, खौफ से, अगर सारे रिसोर्सेज आपके हाथ में है एक हद तक, लेकिन उसमें बर्बादी बर्बादी है आपकी एनर्जी की भी, क्योंकि आपका कंट्रोल कभी ना कभी तो खत्म होगा। कोई नार्सिसिस्ट भी जो होता है ना, जो मैनिपुलेट करता है, जो कंट्रोल करता है, उसका कंट्रोल भी कभी ना कभी लाइफ में खत्म होता ही है। तो यही वजह है कि जब आप अपने घर में अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं, तो जब वो इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, आजाद होने लगते हैं, तो वो बगावत पर उतर आते हैं। वो आपके डर से, खौफ से, इमोशनल ब्लैकमेलिंग से, या फिर रिसोर्सेस, सबसे मेन चीज तो आपको पता है ना, रिसोर्सेस, पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके डर से, उसके खौफ से वो आपकी नौकरी चाकरी तो कर सकते हैं, आपसे डर तो सकते हैं, लेकिन जो रिलेशनशिप्स आप चाहते हैं ना, जो जिसे घर कहते हैं, जिसे रिश्ते कहते हैं, वो नहीं बन सकते इस तरह से, जिस तरह से आप लोग एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। अब शादी तो वैसे ही एक बहुत ही पेचीदा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल तरीन रिश्ता है। देखिए हमारे कल्चर में, हमारा जो मशरकी कल्चर है, यहाँ पर जाहिर सी बात है सिर्फ लड़का लड़की की शादी नहीं होती, बल्कि 2 खानदानों की शादी होती है, और यही सबसे बड़ा मसला है। हालांकि शादी इतना पेचीदा, इतना मुश्किल प्रोसेस है कि जिसमें जो लड़का लड़की है ना, अगर वही एडजस्ट हो जाए ना, तो यही बड़ी बात होती है। अगर वही एक दूसरे को समझ लेना तो यही गनीमत है। लेकिन यहाँ पर तो 2 खानदान भी शामिल हैं भाई, इनकी भी बातें यहाँ आ रही हैं, वहां जा रही, तुम्हारी माँ ने ये बोल दिया, तुम्हारे भाई ने ये बोल दिया, तुम्हारी भाभी ऐसी है, तुम्हारी बहन तो ये करती है। इससे बाहर निकलते ही नहीं है, इसी में फंस कर रह गए। तो जो लड़का लड़की है ना, वो तो कोई अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनके अपनी जो उनकी एक लाइफ है, जो एज अ कपल इंडिविजुअली वो कुछ नहीं अपने ऊपर काम कर पाते। यही सारा दिन चलता रहता है, और यही वजह है कि शादी को इतना ज्यादा जो उस पर मीम्स बनते हैं, जो उसका इतना मजाक उड़ाया जाता है। तो मजाक इसीलिए उड़ाया जाता है कि हम समझ ही नहीं पा रहे ना इस चीज को। हमने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है, इसको हमने इमोशंस के साथ, रिसोर्सेज के साथ, कंट्रोल करने के साथ जोड़ दिया है कि उसका जो रियल एसेंस है, जो उससे मिलने वाला जो सपोर्ट है, जो प्यार है, जो कंपेनियनशिप है, वो सब हम मिस कर चुके हैं। उसमें से कोई चीज को भी हम नहीं देख पा रहे। हमें सिर्फ और सिर्फ यही नजर आ रहा है कि ये मेरा है, उसको मैंने कब्जा करना है, इसको अपने इशारों पर नचाना है, इसको कंट्रोल करना है, ये गेम खेलने हैं। हर जगह स्टार प्लस के ड्रामे चल रहे होते हैं। शादी के बाद जो लड़का लड़की हैं, जब 6-7 महीने हनीमून पीरियड खत्म हो जाता है ना, तो उसके बाद बड़ा टफ टाइम शुरू होता है। फिर आपकी एक दूसरे की जो फिजिकल अट्रैक्शन वगैरह तो सब खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद जो आपकी रियल पर्सनालिटीज होती है ना, जो अंदर छुपा हुआ इंसान है, जो आपकी वैल्यूज, जो आप हैं, जो आपके शैडोज हैं, जिस किस्म के आप इंसान हैं, फिर आपकी मुलाकात उससे होती है। लेकिन हम उस पॉइंट पर एक दूसरे को समझने की बजाय, एक दूसरे की जो डीप पर्सनालिटीज हैं उसको एक्सप्लोर करने की बजाय, घरेलू जो हमारी सियासतें हैं ना, उसी में उलझे रहते हैं। वही हमारा पीछा नहीं छोड़ती भाई। तो हम क्या, लड़का लड़की क्या एक दूसरे को समझेंगे? पहले घरेलू मामला तो हल हो जाए। घरेलू मामला कभी हल नहीं होते, क्योंकि ये जो कंट्रोल करने की हवस है ना, ये जो लालच है, ये जो दूसरों को अपनी उंगलियों में नचाने का, अपने इशारों पे नचाने का जो ये नशा है ना, ये कभी खत्म नहीं होता। इसका कोई एंड नहीं है। इसलिए हमारे घरों में ये सब हमेशा चलता रहता है। मुझे पिछली जो हमारी जो जनरेशन है उससे तो खैर कोई गिले शिकवे है ही नहीं, क्योंकि उनको नहीं इतना इल्म, वो नहीं जानते। लेकिन जो अभी के बच्चे हैं जो शादी करेंगे या जिन्होंने अभी शादी की है, मैं उनसे ये उम्मीद रखती हूँ कि वो शादी की जो साइंस है ना, क्योंकि देखिए हर चीज की साइंस होती है, बिजनेस की, कैरियर बनाने की, गोल सेट करने की, अपनी आदतें ठीक करने की, तो वैसे भी शादी की भी एक साइंस होती है पूरी। अगर आप कभी समझें, आप इस पर किताबें पढ़ें, आप कभी जो रिलेशनशिप एक्सपर्ट होते हैं, जो मैरिज काउंसलर्स होते हैं, आप कभी अगर उनके पास जाएं तो आपको पता चले ना कि ये पूरी एक साइंस है। 2 लोगों का साथ रहना ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, डिफिकल्ट प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें
मजा तो इतना नहीं है, लेकिन जो आप इस प्रोसेस से गुजरते रहते हैं ना और इस पे काम करते हैं, अपनी शादी पे वर्क करते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपने रिलेशनशिप पे काम करते हैं, तो जो एंड प्रोडक्ट है ना वो बहुत खूबसूरत है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है। आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, आपको इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद करने के बाद एक बड़ा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप मिलता है, एक कंपेनियनशिप मिलती है। क्योंकि जो आपकी जवानी है ये किसी एक टाइम तक होती है, इसने ढल जाना है, ठीक है। जवानी जो है ना वो पुरानी हो जानी है, फिर आपको एक ना रिलेशनशिप चाहिए होता है, फिर आप चाहते हैं कि कोई कंपेनियनशिप हो। कितना जो है ना वो आप एंजॉय करेंगे लाइफ में, कितनी आयाशी करेंगे आप। कभी इंसान को एक बहुत डीप, एक बड़ा मीनिंगफुल रिलेशनशिप भी चाहिए होता है, जो आपका साथी हो, जो हमसफर हो। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना तो सबसे ज्यादा उसे इसी किस्म के एक हमसफर की जरूरत होती है, और उस टाइम पर एक ऐसा हमसफर हासिल करने के लिए आपको अपनी जवानी में ही स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये जो रिलेशनशिप आप बनाते हैं ये आप अपने बुढ़ापे में भी आपको एक सिक्योरिटी मिलती है कि हाँ यार मेरे पास मेरा हमसफर होगा, अगर तो वो हयात रहे, बाकी जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन जब आप अपने रिलेशनशिप पर मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं, तो आप सिर्फ अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहे, बल्कि आप उन बच्चों के साथ भी मुकम्मल तौर पर इंसाफ कर रहे हैं जिनको आप इस दुनिया में लेकर आए हैं। क्योंकि उन बच्चों का पूरा पूरा हक है कि उन्हें ऐसे पेरेंट्स मिले जिनका रिलेशनशिप स्टेबल हो, जिनके रिलेशनशिप में छुपे छुपे सीक्रेट अफेयर्स ना हो, जो सारा दिन एक दूसरे से लड़ते ना हो, जो सारा दिन एक दूसरे के सर पे ना बर्तन ना तोड़ते हो। तो वो भी डिजर्व करते हैं कि उनको भी ऐसा घर मिले कि जहां पर वाकई में कोई उनकी सुनने वाला हो, और अगर उस घर में मसाइल होते भी हैं तो उस पर कम्युनिकेशन होती हो, उस पर काउंसलिंग होती हो, उसके बारे में बात होती हो, ना कि एक दूसरे की इल्जाम तराशी और एक दूसरे को गालियां देना। और जो भी हमारे यहाँ पर लड़कियां शादी करके आती हैं, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके साथ ये होता है कि मैं समझ सकती हूँ इस चीज को, मैंने खुद भी शादीशुदा हूँ, जाहिर सी बात है कि जब आप अपना घर छोड़कर आते हैं किसी और के घर, तो वहां पर एक्सेप्टेंस मिलना इतना आसान नहीं होता। एज एन आउटसाइडर, एक बाहरी इंसान होने के नाते आपको उस घर के लोग इतनी आसानी से तो एक्सेप्ट करते नहीं है। और मैंने आपसे कहा ना यहाँ पर तो खानदानों की शादियां हो रही हैं, लोगों की थोड़ी हो रही हैं, तो फिर ऐसे में कॉम्प्रोमाइज का एलिमेंट काम आता है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा काम आती है वो ये है कि जो आपके छोटे छोटे मसाइल हैं आपके घर में, आपके ससुराल में, अगर उन्हें अपने हस्बैंड के साथ बैठकर सॉल्व किया जाए तो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत के हर बात को अपने माँ बाप तक लेकर जाना। और जब आप उनको बताते हैं तो उनके दिल में और भी नफरत आ जाती है। तो यहाँ पर वो भी आपकी काउंसलिंग नहीं करे, क्योंकि वो भी इतने शौर याफ्ता नहीं है, उनकी भी ईगो हर्ट हो रही है कि हाय हमें ये बोल दिया, हमारी बेटी को ये बोल दिया। तो जाहिर सी बात है काउंसलिंग वो भी ठीक से नहीं कर पाते लड़की की, वो भी अपनी बच्ची की गलती नहीं देख पाते कि हमारी बच्ची में क्या प्रॉब्लम है, वो भी लेकर ससुराल वालों पर शुरू हो जाते हैं। और चूंकि इस ईमेल में मैंने उन जनाब से कहा भी कि मुझे ऐसा लगता है कि स्टेटस का डिफरेंस है, और जब दो लोगों की आपस में लड़ाई होती है और उनके दरमियान स्टेटस का डिफरेंस होता है तो उसका ताना जरूर दिया जाता है। और किसी भी इंसान को जब उसकी गुर्बत का या उसके लो स्टेटस का ताना दिया जाए तो इससे बड़ा कोई अजियतनाक ताना नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि उस लड़की का जो रवैया है बहुत मुमकिन है वो जितनी तल्ख हो रही है उसके पीछे कुछ ऐसे ताने हों जो उसे बहुत हर्ट कर रहे हो। तो हमें कुछ ऐसे काउंसलर्स की, कुछ ऐसे समझदार लोगों की जरूरत है जब लड़का लड़की के मसाइल हों या दो खानदानों के मसाइल हों तो बैठकर समझाया जा सके। और अगर वालिदैन समझने को तैयार नहीं है तो लड़का लड़की में आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए, दोनों बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें और काउंसलिंग लें, किसी काउंसलर की हेल्प लें जो रिलेशनशिप में एक्सपर्ट हो, जो आपको आपके ब्लाइंड स्पॉट्स बता सके, आपके रिलेशनशिप में आप कहाँ स्टक हैं, क्यों स्टक हैं, किस तरह से ग्रोथ करने की जरूरत है, वो आपको सिखा सके। जो कि हमारे यहाँ पर बड़ों से ये उम्मीद तो आप नहीं रख सकते, अनाएं इतनी बड़ी है, बड़ों की अनाएं बहुत बड़ी है ना, बड़ों की जो अना है वो इतनी बड़ी है कि वो बच्चों के मसाइल समझने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में ना जो यंग लड़के लड़कियां हैं, अगर आपको वाकई में अपनी शादी बचानी है तो किसी काउंसलर की, किसी थेरेपिस्ट की हेल्प लें, किसी भी कपल थेरेपिस्ट की। और यहाँ पर जो लड़कियां हैं उनके लिए ये मशवरा है, मैंने बहुत बार ऐसा सुना है, जाहिर सी बात है मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, मेरे अपने दोस्त भी हैं जो मेल फ्रेंड्स हैं, जब मैं उनसे पूछती हूँ उनके रिलेशनशिप के बारे में या कभी वो मुझसे पूछते हैं, कोई मशवरा लेते हैं, तो जो लड़कियां हैं, जो बीवियां हैं, वो जब भी कोई शौहर उनको अपनी डीप कोई बात बताते हैं, अपनी फीलिंग्स या अपनी कोई बात या जो उनके जहन में चल रहा होता है, वो उस बात को खुद तक रखने की बजाय अपने घर में जाके बता देती हैं, अपनी अम्मा को या बहनों को या भाई से डिस्कस करती हैं। और जब शौहर को पता चलता है कि मेरी इतनी डीप फीलिंग या मेरी इतनी डीप बात
या मेरी राज वाली बात जो मैंने तुम्हें बताई, जो तुम्हें खुद तक रखनी थी, वो तुमने अपने घर में क्यों शेयर की? क्योंकि कहीं ना कहीं से उड़ती उड़ती खबर उसको आ जाती है। तो फिर इस तरह के जो सीन होता है ना, उसे ट्रस्ट इश्यूज जन्म लेते हैं। जब आपकी रिलेशनशिप में कोई ट्रस्ट ही नहीं है, कोई भरोसा ही नहीं आप पे कर सकता, तो वो रिलेशनशिप है ही नहीं। वो बस एक जिम्मेदारी है माशरे को दिखाने के लिए कि ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं और ये मैं हूं और बस ये है। लेकिन डीप डाउन, गहराई में कोई एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, कोई भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करता, कोई भी एक दूसरे के साथ अपनी डीप फीलिंग्स, अपनी डीप बातें या जो वो चाहता है, जो उसकी वैल्यूज हैं, जो वो बंदा है, वो कोई शेयर नहीं करता, क्योंकि कोई भरोसे के काबिल ही नहीं है। किसी को पता ही नहीं कि मैंने अपनी बात की तो ये बात कहां से कहां निकल जाएगी। तो ये जो इतनी इमेच्योर हरकतें हैं, ये नहीं करनी चाहिए। अगर आपने अपने शौहर का ट्रस्ट जीतना है तो जो भी बात है आप दोनों की, वो एक दूसरे तक रखें, उसमें किसी तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व ना करें। आपकी माँ, आपकी बहन, आपके भाई को ये जानने की हरगिज़ जरूरत नहीं है कि आपके शौहर के साथ क्या हो रहा है, वो किन मसाइल से गुजर रहा है, या फिर वो आपके साथ क्या शेयर करता है, कौन सी बातें शेयर करता है। अपनी जो प्राइवेट बातें हैं वो आप दूसरों के साथ नहीं शेयर करें, इससे भरोसा टूटता है। और यही सेम मशवरा मेरा लड़कों के लिए भी होगा कि जो भी आपकी बीवी आपको बात बताती है, जरूरी नहीं है कि आप जाकर जो है ना वो सबके साथ उसको शेयर करते हैं। कुछ बातें एक दूसरे के साथ रखें, आला ज़र्फ का मुजाहरा करें। आला ज़र्फ का मुजाहरा करने से ही भरोसा जन्म लेता है, और जहां भरोसा जन्म लेता है वहां पर इंसान बहुत सेफ और सिक्योर फील करता है। जहां घर भरा हुआ अफराद से, लेकिन सब कंट्रोल करने के लिए बैठे हुए एक दूसरे को, कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, तो ऐसा घर किसी जेल से कम नहीं है। एक और अहम बात, वो लोग जो ये समझते हैं कि हम किसी भी बंदे के साथ अच्छा करेंगे, किसी गरीब लड़की को घर लेकर आएंगे या फिर किसी को कुछ भी ऐसा बड़ा काम करके देंगे तो वो हमारा बड़ा एहसानमंद रहेगा। भाई, इंसान तो कभी खुदा का एहसानमंद नहीं रहा, तो आपका कहां से रहेगा? इसलिए जब भी किसी के साथ नेकी करें तो उसे दरिया में डाल दें। ये जो कहावत है ये ऐसी नहीं बनी है। अगर तो इतनी हिम्मत है, इतना आला ज़र्फ है कि नेकी करके उसे भूल सकते हैं और उसका रिटर्न नहीं चाहिए तो नेकी करें। लेकिन अगर आपकी नीयत में कंट्रोल है और मुझे वैलिडेशन मिलेगी, मेरा एहसानमंद रहेगा, मेरे पाँव छुएगा और मेरे कदमों में पड़ा रहेगा या पड़ी रहेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी को अपना एहसानमंद जबरदस्ती नहीं बना सकते। आपकी एक्सपेक्टेशंस जब टूटती हैं, क्योंकि आपने ये एक्सपेक्टेशंस, ये तवक्का रखी होती है ना उस इंसान को कुछ देने से पहले या उसके साथ कुछ अच्छा करने से पहले या उसको अपनी बहू बनाने से पहले, लेकिन जब वो आपके तवक्का तोड़ देती है तो फिर आपको गुस्सा आता है। फिर आप कहते हैं कि ये तो वो नहीं हुआ जो मैं चाहता था। तो याद रखें कि हमेशा लोगों के रवैये आपकी तवक्का के मुताबिक नहीं होते, कभी कभार आपकी तवक्का के बरअक्स होते हैं। और अगर इतना आला ज़र्फ नहीं है तो फिर अपने स्टेटस के जो लोग हैं उन्हीं से रिश्तेदारी करें, जो आपकी नीड्स, आपके रस्म रिवाज, आपकी ज़रूरियात, आपकी तवक्कात को समझते हो और उन पर पूरा भी उतरें। क्योंकि शादी एक बहुत नाजुक मामला है और जब बच्चे हो जाएं तो फिर घर बर्बाद हो जाते हैं। ट्रॉमा ऐसे ही जन्म लेते हैं। ट्रॉमा इसी तरह से आता है क्योंकि यहाँ पर जो शादी के कुछ साल होते हैं वो एडजस्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है। इसी तरह से घरों में लड़ाई झगड़े ये सब करके ट्रॉमा लगता है आने वाली नस्लों को। जो बच्चे आते हैं, जब वो देख रहे होते हैं कि ये सब घर में क्या चल रहा है, तो यही वो बच्चे होते हैं फिर जो मुझे ईमेल करके बोलते हैं कि उन्हें इतने मसले मसाइल है ज़िंदगी में, या फिर वो अकेलेपन का शिकार हैं, माँ बाप की बनी नहीं, माँ छोड़कर चली गई, डिवोर्स ले लिया, बहुत बहुत बुरा हाल होता है। आपकी सोच है। तो शादी एक बहुत नाजुक लेकिन बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। जब इसको करें तो पूरी रिसर्च के साथ, इसकी साइंस को समझ के, इसको समझ के, अपने आप को एजुकेट करके, सेल्फ अवेयर होके, सामने वाले की पूरी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बाकी तो खैर आप वक्त के साथ साथ सीखते हैं, मसाइल हर जगह होते हैं। आप कितनी भी सामने वाले की इन्फॉर्मेशन ले लें, कुछ चीजें हमेशा उसके बारे में आपको पता नहीं होंगी जो कि वक्त के साथ सामने आती हैं। शादी एक पूरा प्रोसेस है, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस है। वेस्ट में अगर किसी की शादी 20-25 साल से ऊपर चली हो तो कहते हैं यार ये तो हीरो है, क्योंकि वहां पर शादी चलाना बहुत मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल है? ये उनके अपने माशरे के मसले मसाइल हैं। हमारे यहाँ शादी चलाना तो बहुत आसान है क्योंकि हम लोग तो जाहिर सी बात है हमारा डिवोर्स का रेट बहुत कम है, लेकिन शादी को सिर्फ चलाना नहीं है ना, उसमें इनपुट डालना है, उसमें आपने एफर्ट डालनी है ताकि वो एक बहुत ही खूबसूरत और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की शक्ल में आपके सामने आए। और जो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स होते हैं ना,
जो आपके साथ बुढ़ापे तक चलते हैं, उसकी बात ही अलग होती है। शादी कोई फूलों की सेज नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता, लोग इतने महंगे महंगे हॉल्स बुक करके इतने महंगे महंगे कपड़े इतना सब कुछ खर्च करते हैं, तो खुश होते हैं कि हम शादी कर रहे हैं। हालांकि शादी फूलों की सेज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जिंदगी में हर वो काम जो अमेजिंग होता है, जो आपको बदल के रख देता है, या फिर जो आपके लिए ना ग्रोथ का जरिया होता है, वो बहुत मुश्किल होता है। और शादी उन्हीं में से एक है, क्योंकि आपको ग्रोथ करने का मौका देता है, रिलेशनशिप बनाने का मौका देता है, अपने ट्रॉमा को हील करने का मौका देता है, दूसरे इंसान को समझने का, एम्पैथी यानी कि हमदर्दी शो करने का, कॉम्प्रोमाइज करने का आपको फन सिखाता है। मैंने सीखा, शादी में सीखा कॉम्प्रोमाइज क्या होता है। मैं खुद एक बहुत सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, बहुत सेल्फिश नजरियात रखने वाली खातून थी, लेकिन ऐसे नजरियात के साथ आप शादी नहीं चला सकते। और सबसे बढ़कर शादी ने मुझे जो सिखाया वो था जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल रही हूँ। कुछ ADHD की वजह से मुझे हमेशा भूल जाना चीज़ों को, और कुछ मैं गैर जिम्मेदार भी थी, जाहिर सी बात है। तो मुझे शादी ने सिखाया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, शादी ने सिखाया कि एम्पैथी क्या होती है, दूसरे इंसान को बर्दाश्त करना क्या होता है। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। आप अगर दूसरे इंसान को बर्दाश्त करना सीख लेते हैं, उसके साथ एम्पैथी, उसको सुनना, लिसनिंग बहुत ज़रूरी है शादी में, एक दूसरे को सुनना, और वैल्यूज़। देखिए, ये जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं की, क्योंकि वैल्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में कि शादी में वैल्यूज़ का क्या किरदार है। उसकी एक ईमेल आई हुई है मेरे पास, बहुत मज़े की, बहुत इंटरेस्टिंग ईमेल है, और उसका हम डायसेक्शन करेंगे, उस पर फुल साइको एनालिसिस होगा, क्योंकि वो ईमेल हमें आपकी जो नफ्सियात है उसमें लेकर जाएगी कि कैसे शादी में वैल्यूज़ कितना बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो उसको हम किसी और दिन के लिए रखेंगे। आज मैंने इसको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा उसको हमने टच नहीं किया। हम बस सोशल में ही रहे, समाजी और माशरती एतबार से। शादी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं किताब नहीं, किताबें लिख सकती हूँ। जी हाँ, मैंने अगर किसी चीज़ पे अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाई है तो वो यही है, शादी और मेरा रिलेशनशिप ही है, क्योंकि मेरी वैल्यूज़ में रिलेशनशिप बहुत अहमियत रखता है। शादी को भी आगे चलकर हम ज़ेर बहस लाते रहेंगे, और इसमें जो इसकी साइकोलॉजी है, या फिर जो इसके पीछे आपकी जो भी हिस्ट्री है, ह्यूमन हिस्ट्री है, उस सबको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि इसकी साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की साइंस होती है, और रिलेशनशिप्स, जो रिश्ते होते हैं ना, उसको चलाने की भी एक साइंस है, और उस साइंस पर हम वक्तन फ़ौक्तन बात करते रहेंगे। मेरे ख्याल से शादी पर इतना लेक्चर आज के लिए काफ़ी होगा, बाकी हम आगे के लिए संभाल कर रखेंगे। आपको कोई क्वेश्चन है शादी को लेकर, या अपनी शादी में आप किसी मसले पर चाहते हैं कि मैं आपकी रहनुमाई करूं, तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।